मी खूप जवळून हे बघितलेलं आहे की कशा प्रकारे हे गोरगरीब कामगार जे आहे ते जे कष्ट करत आहे त्यांना कशा प्रकारचे अन्याय होत आहे ते मला जाणीव असल्यामुळे मी आज हे मुद्दा लोकसभेमध्ये उपस्थित केला आणि दुर्दैव याचं वाटतं की आज देशामध्ये चाललं काय आणि हे गोरगरीब कर्मचाऱ्यांना कामगारांना कशा त्यांच्यावर अन्याय होत आहे। या देशामध्ये 8.5 लाख कोटी रुपये, विचार करा, मी जे आकडा आपल्याला सांगत आहे 8 लाख कोटी म्हणजे पूर्ण आकडा सांगायचा असेल 8,48,186 करोड रुपीस इतकं कर्ज जे मोठे उद्योगपतींनी घेतले होते 8.5 लाख कोटी रुपये ते कर्ज माफ करण्यात आलेले आहे। सरकारने ते कर्ज माफ केलेले आहे। ते पैसे ते मोठे उद्योगपतींकडून ते घेऊ शकत नाही, तर त्यांना एक शब्द वापरण्यात आलेला आहे की आम्ही हे लोन राइट ऑफ करत आहे। आणि जेव्हा मी देशाचे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन मॅडमला हे प्रश्न विचारलं लोकसभामध्ये की हे कोण लोक आहे की ज्यांचे पैसे ज्यांनी वेगवेगळ्या बँकेतून कर्ज घेतले होते, हजारो कोटींचे कर्ज घेतले होते, आणि हे कोण लोकांचे कर्ज तुम्ही माफ केलेले आहे। तर आपल्याला आश्चर्य वाटेल की लिखित मध्ये वित्त मंत्री ने उत्तर दिले लोकसभामध्ये की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आरबीआय ने सरकारला सांगितलेलं आहे की आम्ही तुम्हाला हे जानकारी देऊ शकत नाही। जेव्हा लिखित मध्ये हे उत्तर माझ्याकडे आलं तर हे विचार करण्याची गोष्ट आहे की सरकार जे सर्वोपरी असते, सगळं सुप्रीम असते, केंद्र सरकार म्हणजे देश चालवणारी सरकार असते, त्याची मंत्री म्हणतात की नाही, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सांगितलेले आहे की हे कर्ज आम्ही कुणाला दिलेले आहे याची तपशील आम्ही देऊ शकत नाही। 8.5 लाख कोटी। मी आपल्याला चॅलेंज करतो, एकही माणूस इथे असेल नसेल की ज्याला हे माहित असणार की 8.5 लाख कोटी मध्ये किती शून्य येतात। मलाही माहित नाही, इतना मोटा आंकड़ा है। अब ये सवाल जब मेरे सामने आया तो मेरे मन में एक बात आई कि या तो वो मंत्री मुझे बेवकूफ समझती है या मैंने अपने भाषण के अंदर यह कहा कि अगर मैं या तुम में से कोई भी एक 10 लाख रुपए का कर्ज लेता है और उसकी परतफेर 2 महीने के लिए नहीं होती है, तो बैंक वाले बड़े बड़े दांडगे लोग बाउंसर्स को भेज के तुम्हारी मोटरसाइकिल उठाओ, घर में आकर जबरदस्ती करके लोन का पैसा लो, धंधा
गारंटी करो, 10 लाख रुपए का लोन, और ये 8,50,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर देते हैं सरकार, और कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमने ये पैसा किसको दिया है। ऐसे हालात के अंदर जिस दिन ये जवाब मुझे मिला तो मेरी आंखों के सामने मेरी ये बुजुर्ग मां, जो यहां पर मैंने अभी बुलाया हूं, या काकू, ही माझी आई सुलोचना गडप्पा नाव आहे तिचा, सुलोचना गडप्पा। लाज वाटेल आपल्या सगळ्यांना, एकटी राहतीये, ती माझ्याकडे आली होती, अनेक वर्ष काम केलेली, किती वर्ष काम केले? 20 वर्ष काम केली, पेन्शन मिळतं, त्याला पेन्शन मिळतं, किती पेन्शन? मी लोकसभेमध्ये सांगितलं, तिचे नाव घेऊन माझे केंद्रीय मंत्री औरंगाबादचे डॉक्टर भागवत कराड साहेब बसले होते। मी डॉक्टर साहेबांना उद्देशून सांगितलं, लिहा, नाव देतो मी तुम्हाला, लिहा नाव, सुलोचना गडप्पा। ही औरंगाबाद मध्ये राहणारी एक म्हातारी बाई, 20 वर्ष काम करून तिला पगार मिळते, किती पगार मिळते? मी पार्लमेंट मध्ये, लोकसभा मध्ये चुकीची माहिती दिली, खोटं बोललो, मी उद्देशून खोटं बोललो। मी म्हटलं की हे सुलोचना गडप्पाला सरकार 250 रुपये महिना देतं, आणि मी मंत्र्यांना सांगितलं की तुम्ही जा, त्याच्या घराकडे जा आणि विचारा की 250 रुपये मध्ये महिन्यामध्ये ती कशा जीवन जगत असेल। मैंने झूठ बोला, लोकसभा में झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने जानबूझकर झूठ बोला और मंत्री जी को कहा कि जाओ इसके घर पे और पता करो कि ये 250 रुपये में कैसा जीवन जगती है। मुझे मालूम है कि वो उसके घर पे कभी जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इम्तियाज जलील ने लोकसभा के अंदर झूठ बोला था। सच्चाई ये है कि ये सरकार इसे 250 रुपये नहीं बल्कि महीना 500 रुपये देती है। मैंने सोचा कि करार साहब तुम आएंगे पार्लियामेंट के अंदर और बोलेंगे कि ये खासदार के ऊपर एक्शन लो, इसने झूठ बोला, हम 250 नहीं 500 रुपये देते हैं। ₹500। आप सोचिए आज के इस दौर में ऐसे कितने ऐसे बुजुर्ग महिलाएं होंगी जो ऐसा जीवन जग रही होगी। मैं यहां के नेताओं से यह कहता हूं, एक महीना मैं तुम्हें 5,000 रुपये देता हूं महीना, जी के बताओ कैसा जी सकते हैं। दोस्तों, उस दिन जिस दिन मुझे यह बताया गया कि हमें पता नहीं कि 8.5 लाख करोड़ रुपए किसको दिया गया, मुझे इस बुजुर्ग महिला की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई, और उसी दिन मैंने तय किया कि अब ये लड़ाई मैं लेकर जाऊंगा सड़क के ऊपर। अब ऐसी कितनी सुलोचना गडप्पा जैसी महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, इनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और मैंने एक शुरुआत की। मैं पिछले 2 महीने से जितने सरकारी दफ्तर है उन तमाम सरकारी दफ्तरों से पूरे कागजात हासिल किए, महानगर पालिका से, MSEDCL के ऑफिस से, PWD से, आदरणीय कलेक्टर साहब जहां बैठते हैं उनके नीचे सेतु में काम करने वाले कामगार हो, घाटी में काम करने वाले कामगार हो,
कोई भी सरकारी दफ्तर ले लीजिएगा, हर जगह यही चल रहा है कि अब सरकार तुम्हें नौकरी पे लेगी नहीं तो क्या किया जाए, ठेका दे दिया जाए किसी को। वो ठेकेदार कौन है? तो किसी अधिकारी का रिश्तेदार, किसी अधिकारी का पार्टनर, या किसी आमदार, किसी खासदार, किसी मंत्री या किसी नेता का रिश्तेदार। महानगर पालिका में मैंने जब पूरी जानकारी हासिल की, मुझे यकीन नहीं हुआ कि हम इस लोकतंत्र के अंदर जी रहे हैं या यहां पर हुक्मशाही चल रही है। इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप है, हुक्मशाही है, या हम लोकशाही के अंदर जी रहे हैं। कितने कामगार हैं जो 8-8, 10-10 साल से काम कर रहे, पगार कितनी? तो 8,000, 8,500, 9,000। महानगर पालिका दे रही है ठेकेदार को कितने? पूरे आंकड़े निकाला। प्रोविडेंट फंड पीएफ कमिश्नर के साथ बैठा, 3-3 मरतबा उनके साथ मीटिंग लिया और मैंने उनसे कहा कि अगर कायदा है, कानून है, तो तुमने म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर की? अगर कायदा है, कानून है, तो जो ठेकेदार ये गरीब लोगों का, ये मजदूरों का, ये कामगारों का पैसा लूट कर खा रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया गया? लेबर कमिश्नर, कामगार आयुक्त, उनके साथ मीटिंग किया और मैंने उनको यह बताया कि ये जो दफ्तर है कामगार आयुक्त का, किसी ठेकेदार को बचाने के लिए नहीं है, किसी अधिकारी को बचाने के लिए नहीं है। ये दफ्तर, ये ऑफिस इसीलिए खोला गया है कि तुम कामगारों के लिए लड़ो करके, तुम कामगारों के हित की बात करो। अब खासदार साहब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब खासदार साहब आपके साथ में चलेंगे। आप लोगों ने मुझे इतना आगे बढ़ा दिया है कि हंसते हंसते मैं दिल्ली तक चले गया। मैं आज सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने यह सोचा होगा कि ये खासदार एक राजनीतिक पक्ष से आता है, हम इसके पास जाना, ये हमारे मुद्दे उठाएगा। दोस्तों, एक बात मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं और मैं पूरे दिल से ये बात कह रहा हूं कि राजनीति अपनी जगह के ऊपर, लेकिन कुछ काम इंसान ने पुण्य के लिए भी करना चाहिए। कुछ काम उन लोगों के लिए भी करना चाहिए जिनकी आवाज नहीं है, जिन्हें सिर्फ दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। हर रोज जो ऐसी जिंदगी जी रहा है, मेहनत कर रहा है ये, लेकिन मजे कौन कर रहा है? तो वो ठेकेदार कर रहा है, वो अधिकारी कर रहा है। मुझे मालूम है कि कितने सारे ऐसे कर्मचारी जब मेरे पास ऑफिस के अंदर आते हैं तो कुछ कहते हैं कि साहब एक फोटो आपके साथ लेना है। 2-4 जो डरे हुए होते हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब, अगर मेरी तस्वीर आ गई तो शायद वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। आज भी यहां पर आने से पहले कई लोगों ने यह सोचा होगा कि अगर मैं चले गया तो हो सकता है कल ठेकेदार मुझसे कहेगा कि कल से तुझे नौकरी आने की जरूरत नहीं है। ये दादागिरी जिस तरह से चल रही है, इतना आप समझ लो, अगर तुम्हारी ताकत, अगर तुम एक साथ मिलकर एक आवाज के अंदर अगर आवाज लगाएंगे, एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे, और कल अगर तुम्हारा ठेकेदार तुमसे कहेगा कि कल से तुझे आने की जरूरत नहीं, तो उसको जवाब देना, मैं यहां से तेरे बाप के पास जाने वाला हूं, जवाब उससे लेना करके। लड़ाई तुम्हें लड़नी है, ये लड़ाई तुम्हें लड़नी है, और अगर तुम आगे नहीं आएंगे
तो शायद कल ये विभागीय आयुक्त मुझसे ये सवाल करेगा कि कामगारों को कुछ लेना देना नहीं है। अगर कामगारों को ही तकलीफ नहीं है तो तुम क्यों मेरे साथ कोई आए ना आए, मेरे साथ कोई कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहे ना रहे, लेकिन मैं अपनी ये बुजुर्ग मां के लिए लड़ते रहूंगा, आखिरी दम तक लड़ते रहूंगा। मैं कितने पैसे, आज क्या वजह है, महानगर पालिका नियम क्या कहता है? चलिए बैठिए, बुलाइए आयुक्त को, जिलाधिकारी को, विभागीय आयुक्त को, पीडब्ल्यूडी के, एमएससीडीसीएल के चीफ इंजीनियर को, घाटी के डीन को बुलाइए। नियम क्या कहता है? मैं पूरे कागजात के साथ आया हूं, पढ़ा लिखा हूं। कोई ये ना समझ लेना कि 20 साल का अंगूठा चल रहा है करके। अब अंगूठे नहीं चलते हैं, अब अंगूठे नहीं चलते हैं, कागजात के साथ बात होगी। तुम अगर आईएएस ऑफिसर है तो मैं भी कुछ कम पढ़ा लिखा नहीं हूं उसके अंदर। जिस दिन कहेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे कहेंगे, पूरे कागजात के साथ बात होगी। 22 बहुत ज्यादा आगे मत लेके जाइए, ऐसा ना हो जाए कि मैं आगे निकल जाऊं और पीछे पलट कर देखाऊं तो पीछे से पूरे गायब नजर आएगा। इसीलिए सब साथ में रहेंगे तो लड़ाई में भी मजा आएगा। ये सुनिए, 22 फरवरी 2019 का महाराष्ट्र शासन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग का ये परिपत्रक है। ये कानून महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है। शासकीय कार्यालयामध्ये कंत्राटदारामार्फत पुरविलेल्या मनुष्य बळापोटी यांनी कंत्राटी कर्मचारी कंत्राटदारास अदा करावयाच्या देयकाची कार्यपद्धती विहित करण्याबाबत 22 फरवरी 2019 को महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों को, सभी सरकारी, निम सरकारी डिपार्टमेंट्स को ये जीआर भेजा। और उसमें क्या लिखा हुआ है आपको गौर करके सुनना जरूरी है, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं कि साहब इनकी पगार बढ़ा दो, हम मर्जी से नहीं कह रहे हैं कि साहब इनका ये काट दो, इनका वो काट दो। नियम क्या कहता है और नियम का दिन दहाड़े उल्लंघन कैसा हो रहा है, ये हम समझाने के लिए आए हैं। शासन परिपत्रक ज्या शासकीय विभागात या विभागांतर्गत कार्यालयात कंत्राटदारामार्फत कंत्राटी कर्मचारी घेण्यात आले आहेत, अशा सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्यांनी केलेल्या कामाच्या दिवसानुसार महिन्यासाठी कंत्राटदाराने संबंधित कर्मचाऱ्याचे करारानुसार वेतन व भत्ते खालील तपशिलाप्रमाणे अनुयोग्यतेनुसार बँक खात्यामध्ये जमा करावेत। सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून खालील नमूद वैधानिक देणी किंवा वजावटी कापून घेऊन त्या संबंधी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वैधानिक देणी जमा करण्याच्या खात्यामध्ये जमा कराव्यात। अब क्या क्या जमा करना है आपका, ये सरकार का नियम क्या कहता है और आपको मिल क्या रहा है, ये जीआर। अब जितने भी कर्मचारियों के नेता है, वो नेताओं से कहूंगा कि मेरे सदर काका साहेब काकड़े, इनके पास ये पूरे कामगारों का जितना भी सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, कानून क्या कहता है, उसके पूरे डिटेल्स इनके पास रहेंगे, कोई भी कहीं पर भी लेके जाए। इसमें सरकार ने कहा कि कंत्राटी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो है उनको क्या क्या मिलना चाहिए, उनका पैसा कहां कहां जमा होना चाहिए। तो पहले नंबर का है मूल वेतन, दूसरे पे है महंगाई भत्ता, तीसरा है घर भाड़े भत्ता मिलता है, इतर भत्ते मिलते, भविष्य निर्वाह निधि में पैसे जमा,
राज्य कामगार विमा योजना, ESIS, व्यवसायिक कर, बोनस, 10 साल से नहीं मिला ना। 10 साल पहले मुझे चुनकर दे दिए होते तो अभी तक तुम राजा बने होते। बोनस। मग तिसरा 9व्या नंबरवर आहे कामगार कल्याण निधी आणि सगळ्यात शेवट सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेले काम, सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेले काम हे सरकारचा GR आहे। मग असं का होत आहे की हे परिपत्रक, हे GR सगळं ऑफिस मध्ये असूनही सुद्धा आपल्यावर अन्याय होत आहे। आता स्पष्टपणे सांगतो, महानगरपालिकाचं उदाहरण घ्या। 3.5 कोटी रुपये महिन्याचं बिल निघतं ठेकेदाराचं, वाटण्यात किती येतं? 2.5 कोटी, कधी 2 कोटी। उरलेले जो पैसे असते ते कुणाकडे जाते? तर महानगरपालिकेचे अकाउंट्स ऑफिसर, महानगरपालिकेचे DMC, महानगरपालिकेचे कमिशनर, जे मोठे मोठे आमदार नेते, त्यांना सगळ्यांना पॅकेटे पोहोचवण्याचं काम केलं जातं। कष्ट करतो कोण? काम कोण करतो? ते फुकटात बसून हे हरामखोरीचे जे पैसे खाण्याचा धंदा सुरू करत आहे त्यांना लास्ट वॉर्निंग देतो। जेव्हा मी शिकलेला आहे, पण असं नाही आहे जे भाषा तुम्हाला करते ते भाषा बोलण्याची ही क्षमता इम्तियाज जलील मध्ये आहे। आणि ज्या दिवशी तुम्हाला हे मी सांगू की आता माझी सटकली, तर तुम्ही तुमचा बघून घ्या। मला फक्त आपल्याला हे सांगायचे आहे की आज एक सुरुवात आम्ही केलेली आहे। अनेक मी कागदपत्र सोबत घेऊन आलेलो आहोत। इतकं सोपं नाही आहे की आज आपण इकट्ठा झाले आणि सरकार, प्रशासन हे त्वरित आपली सगळ्या मागण्या मान्य करणार। एक खूप मोठा लढा देण्याची आवश्यकता आहे मला असं वाटतं। आपण त्यांना एक टाइम पिरियड देऊ। या टाइम पिरियड मध्ये जे किमान वेतन प्रमाणे जे नियम आहे, ऍक्ट आहे, कायदा आहे, कानून आहे, त्याप्रमाणे हे सगळं कामगारांना पैसे, त्यांची पगार देण्यात यावी। मला स्वतःला या गोष्टीचा एक अभिमान याचा वाटलं जेव्हा मी PF कमिशनर कडे गेलो होतो आणि सविस्तर त्यांच्या सोबत मी चर्चा केली आणि मी त्यांच्या सोबत एका प्रकारे भांडण केलं की तुम्ही इथे बसलेले आहे, नियम काय सांगतो, तुम्ही का गप्प बसलेले आहे? चांगले ऑफिसर आलेले आहेत, तिथे लेबरचे एक चांगले ऑफिसर आलेले आहे, नवीन म्युनिसिपल कमिशनर एक चांगला ऑफिसर आलेला आहे। हे सगळ्यांना मला अभिमान याचा वाटलं की PF कमिशनरने लिखित मध्ये मला एक उत्तर दिलं आणि त्यांनी सांगितलं की अनेक डिपार्टमेंट्सला आम्ही पत्र लिहून सुद्धा ते डिफॉल्टर्स आहे ते आम्हाला प्रतिसाद देत नाही आणि PF कमिशनर एक मोठा अधिकारी लिखित मध्ये मला देतो की आम्हाला म्हणजे त्यांना अभिमान आहे की कमीत कमी या जिल्ह्यामध्ये एक लोकप्रतिनिधी आहे जे यांच्यासाठी बोलत आहे, यांच्यासाठी भांडत आहे। ते
ते लिहित मध्ये त्यांनी मला दिलेले आहे. माझ्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि मी जोपर्यंत आपले सगळे मागण्या जे आहे ते मान्य होत नाही, आपण आपली लढा सुरू ठेवायचा आहे. आता मी याच्या नंतर अखिल भाई कितनी पगार मिलती है? हे जे महानगरपालिका मध्ये किती वर्ष झालेले आहे मी त्याला काम, त्याला मी गार्डन मध्ये, आता त्याच्या वडिलाला मी शब्द दिलं होतं की याचं लग्न करण्याची जबाबदारी मी घेणार आहे. आता त्याच्यासाठी मी काही मुली पण शोधल्या आणि त्याचे वडील माझ्याकडे यायचं आणि सांगायचं इसका परमानेंट कब होने वाला, 8,000 के अंदर ये भी और इसकी बीवी भी कैसे जिंदगी गुजारेगी. मी त्यांना सांगितलं 1 वर्ष आहे माझ्या हातात खासदारकीचा, या 1 वर्षामध्ये तुझा लग्नही करणार आणि तुझा हिशोबी बरोबर करणार आहे महानगरपालिकेमध्ये. आता आम्ही जे विविध मागण्या हे विभागीय आयुक्त साहेबांना आपण देणार आहे, ते काय मागणी आहे, आपण सगळ्यांनी हात उचलून एक एक मागण्याच्या नंतर कामगार एकजुटीचा विजय असो हे सांगितल्यावर मला एक असा भान पडेल की आपल्याला सगळ्यांना हे जे मागणी आपण करत आहे का, पहिली मागणी कामगार कायदा, शासन निर्णय, परिपत्रके आणि आदेशात नमूद केलेल्या अटी शर्ती व नियमांचे तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय निमशासकीय कार्यालयांना निर्गमित करावे. मान्य आहे? मागणी नंबर 2, विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात विविध संवर्गात कार्यरत कंत्राटी कामगारांना विविध कामगार कायद्यान्वये कार्यदेशात नमूद केल्याप्रमाणे किमान वेतन दरमहा वेळेवर अदा करण्यात यावी. मान्य आहे? मागणी क्रमांक 3, विविध संवर्गात कार्यरत कंत्राटी कामगारांना कामगार कायद्यान्वये ठरवून दिलेल्या किमान वेतनानुसारच भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम विहित मुदतीत संबंधित विभागात अदा करण्यात यावे. मान्य. मागणी नंबर 4, कर्मचारी राज्य विमा विभागात नोंदणी करून कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना विविध आरोग्य योजनांचा लाभ देण्यात यावं. मागणी आहे. कामगार कायद्यान्वये विशेष महागाई भत्ता, घर भाडे भत्ता, इतर भत्ते, बोनस व इतर सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा वेळेवर उपलब्ध करून देण्यात यावे. मान्य आहे? तांत्रिक जोखमीचे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत काम करणारे कंत्राटी कामगारांचे अपघाती विमा काढून वेळेवर हप्ता भरण्यात यावा. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराला एजन्सीला कार्यादेश देण्यापूर्वी यापूर्वी त्यांनी केलेल्या कामाची चौकशी करून कोणत्याही प्रकारची तक्रार नसल्याची खात्री करण्यात यावी. कंत्राटदाराला अदा करण्यात येणारे बिले व कामगाराला मिळणारे वेतन यामध्ये पारदर्शकता ठेवण्याकरिता बिले अदा करतेवेळी सर्व रेकॉर्ड तपासून व कागदपत्रांची पाहणी करावी. मान्य. मुद्दा क्रमांक 8, जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय व निमशासकीय कार्यालय, खाजगी कंपन्या व स्थापनेत सध्या स्थितीत कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या समस्या व अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी आपल्या स्तरावर दर 3 महिन्याला
विविध कार्यरत कंत्राटी कामगारांची बैठक घेण्यात यावी. मुद्दा क्रमांक 9, औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील कार्यालय प्रमुख त्यांचे प्रमुख कार्यालय व अधिपत्याखालील विभागात मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासंबंधी निविदा, देण्यात आलेले कार्यादेश, अदा करण्यात आलेली बिले आणि कामगार कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी होत आहे किंवा कसे, याबाबत मी विभागीय आयुक्तांना सांगणार आहे की लवकरात लवकर याच्या बाबतीत सर्व विभाग प्रमुखांची, सर्व सरकारी ऑफिसेसची एक विशेष बैठक लवकरात लवकर बोलवण्यात यावी. आणि अखेरचा मुद्दा, औरंगाबाद जिल्ह्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात कार्यरत कंत्राटी कामगारांची आर्थिक पिळवणूक, अत्याचार, विविध योजना व लाभापासून वंचित ठेवणारे कंत्राटदार तसेच शासन निर्णय, परिपत्रक व आदेशाची जाणून बुजून अंमलबजावणी न करणाऱ्या संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची माननीय उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून उच्च स्तरीय चौकशी लावण्यात यावी. हे मुद्दे आहे आम्ही ज्याच्या बाबतीत चर्चा करणार आहे. विभागीय आयुक्त साहेबांना सांगणार आहे की सगळे लेबर डिपार्टमेंटचे जे जे अधिकारी आहे, पीएफ ऑफिसर्स आहे, जे मोठे मोठे अधिकारी बसलेले आहे खुर्च्यांवर, त्या सगळ्यांची एक लवकरात लवकर मीटिंग लावून हे आपले जे मुद्दे आहे ते मुद्दे कसा मांडता येईल याच्या बाबतीत खूप गांभीर्याने विचार करावा. नाहीतर मी सरकारला स्पष्टपणे एक आज वॉर्निंग देऊ इच्छितो की हे तुम्ही याच्या बाबतीत काही केलं नाही तर तुम्ही हे समझा तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरी पिक्चर आना बाकी. तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसके लिए हम सबको लड़ने की जरूरत है. हो सकता है कि कल किसी एक कामगार के ऊपर कोई अन्याय हो रहा है. ये मत समझना कि ये अन्याय उस कामगार के ऊपर हो रहा है, मेरा क्या है. अगर आज उसकी बारी आएगी तो हो सकता है कि कल तुम्हारी भी बारी आ सकती है. इसीलिए अगर किसी कामगार को यह कहा गया कि अब कल से तू नहीं आना, तो पूरे कर्मचारियों ने यह बोलना कि कल से हम भी नहीं आएंगे. आपको मालूम है ये डरते किससे है? ये जितने भी लोग हैं, ये अधिकारी लोग जितने हैं, ये डरते किससे है? हम तो इतने सारे आए हैं, पुलिस वालों ने इतनी फौज लगा दी है यहाँ पे. हम तो कामगारों के हक के लिए आए हुए हैं, इनके लिए लड़ने के लिए आए हुए हैं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई सिर्फ यहां तक नहीं है, इसको एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप देना होगा. मैं सरकार को उनके हिसाब से, उन्होंने मुझसे बताना कि हम 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ये पूरे मामले को हम खत्म करेंगे. ये मामले के अंदर जितने भी मुद्दे आपने हमारे पास रेस किए हैं उसका हम निपटारा करेंगे. और अगर नहीं माना तो जैसा अरुण बोडे ने बताया है कि तुम्हें एक मर्तबा कामगारों की ताकत दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि कामगार जब सड़क के ऊपर आएगा तो उसकी ताकत क्या होती है यकीनन ये शायद सरकार भी नहीं जानती है, प्रशासन भी नहीं जानता है. इसीलिए जिसको जैसा चल रहा है वैसा चला रहे हैं, जिसकी जैसी मनमानी चल रही है वैसा हो रहा है उसमें. लेकिन अब तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर साथ में खड़ा हुआ है. पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरी कांधे से कांधा लगाकर तुम्हारे लिए मैं खड़े रहूंगा. लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि ये लड़ाई के लिए नेतृत्व तुम लोगों को करना है. मैं तुम्हें ताकत दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. बस इतना है
कि पीछे हटो मत, वरना जिंदगी भर इस बात के लिए पछताएंगे। कल मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें 8,500 रुपये मिलते हैं। किसी ने कहा कि मैं 8 साल से काम कर रहा हूं, किसी ने कहा कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि तुम जब रिटायर होगे तो शायद उस वक्त भी तुम्हारी पगार 8,500 रुपये ही रहेगी, और तब शायद तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे कि पिताजी, जब तुम्हें लड़ने का मौका मिला था तो तुम पीछे क्यों हट गए थे? तुम अगर लड़े होते तो शायद आज मैं अच्छी जिंदगी जी सका होता उसमें। इसलिए हम सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। यहाँ पर जितने भी कामगार संगठन के नेता आए हुए हैं, मैं सब उन लोगों से अनुरोध करूंगा, एक एक नेता, एक एक जो प्रतिनिधित्व जिसका कर रहा है, वो सभी लोग मेरे साथ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर चले। आपके जो जो मुद्दे हैं हम वहां पर उठाएंगे और ये लड़ाई को हम एक आखिरी लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। जाते जाते मैं सिर्फ काका साहब काकड़े असरार भाई से ये अनुरोध करूंगा कि कामगार शक्ति के लिए जोरदार नारे लगाए, और बहुत बहुत धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।